कराची की बात करेंगे। पाकिस्तान का मुआशी हब है और पूरे मुल्क को चलाता है, मगर इस शहर बेमिसाल की फरियाद किसी ने नहीं सुनी है। दुनिया का 7वां और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद कराची गंदगी और सीवरेज ज़दा निज़ाम से अटा पड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सड़कें टूटी फूटी हैं, बसें जो है वो खटारा हैं जो दौड़ती हुए में सड़कों पर नज़र आती हैं। समंदर किनारे शहरियों को पीने का साफ़ पानी ही मुयसर नहीं है। शहर कायद के लिए बेशुमार मेगा प्रोजेक्ट्स के ऐलानात किए गए हैं, मगर आज तक कोई एक भी मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है। कराची सर्कुलर रेलवे हो या फिर ग्रीन लाइन बस मनसूबा हो, पानी की फ्राहमी का प्लान हो या फिर शहर का अमन व अमान बेहतर करने के दावे हों, सब अधूरे हैं। हाँ जी, पीपल्स पार्टी तो खैर हमेशा वसाइल की कमी का रोना रोते हुए अपना दामन तो छुड़ा लेती है, और यहाँ पर क्रेडिट गेम है। MQM पे डाल दें, पीपल्स पार्टी पे डाल दें, और फिर जब कुछ ना बन पाए तो वफाकी हुकूमत पर डाल दें। अब वफाकी हुकूमत भी अपने वादे पूरे करने में नाकाम हो रही है, जिसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि जो सूबाई हुकूमत है वो साथ ताउन नहीं कर रही है। वज़ीर आज़म वहाँ पर जाते हैं तो मुलाकात ही नहीं हो पाती है सूबाई हुकूमत के साथ। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अब कराची सर्कुलर रेलवे को निजी शोबे के ताउन से चलाने के अहकामात भी दिए हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, और शहरी मुंतज़िर हैं कि ग्रीन लाइन मनसूबा आखिर कब शुरू होगा और उन्हें सफ़र की बेहतरीन सहूलतें भी मिलेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत कौन कौन से मंसूबे अगले चंद बरसों में मुकम्मल हो सकेंगे, अहले कराची ये जानने के लिए मुंतज़िर हैं, क्योंकि वो हर हुकूमत के दावे जो हैं वो सुनते हैं। हर लीडरान जो जब बाहर निकलते हैं अपने अपने दावे करते हैं तो वो उनको सिर्फ सुनते हैं, उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि ये मंसूबे पूरे हो भी पाएंगे। और इस वक्त भी वो मुंतज़िर हैं कि कब आखिर ये मंसूबे जो है पूरे होते हुए नजर आएंगे। ऐसी है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। शाल कराची के रुकने असम्बली आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अब ये बताइएगा, कराची के मसाइल तो इतने ज़्यादा हैं, किस किस का जिक्र करें? फिक्स हो रही हैं चीज़ें या फिक्स नहीं हो रही हैं? देखिए, वालेकुम सलाम। देखिए, प्रॉब्लम्स तो यकीनन बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि 18वीं तरमीम के बाद इदारे सूबे के पास हैं। इदारों ने फंक्शन करना होता है रेगुलर बुनियाद पर। वफाक तो मेगा प्रोजेक्ट्स की मद में कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट के लिए फंड करेगा, उसको अगेन इंस्टीट्यूशनलाइज, उसको फंक्शन करना वो सूबे का इख्तियार है, और सूबे इसमें नाकाम रहे। मैं मिसाल दूं कि 1100 अरब का जो पैकेज का ऐलान हुआ, इसमें 30% वफाक का शेयर बनता था और बाकी सूबों के पास है। यानी मैं 625 अरब रुपए कराची की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए रखा, और बकिया 444 अरब रुपए वो सिंध के बाकी 14 अजला के लिए रखा गया। लेकिन यहाँ ये हकीकतन के सूबे की तरफ से कॉपरेशन नहीं है। मैं सिर्फ एक मिसाल दूं, हैदराबाद में एक फेडरल इंस्टीट्यूट कायम करने की कोशिश की जा रही, उसके लिए आज दिन तक NOC नहीं दे रहे ये लोग। तो इसी, और ये क्यों होता कि इनकी लीडरशिप के खिलाफ केसेस बनाए होते इदारों ने, और उन केसेस की नज़र वो अदालतों में, नैब में जो है वो उनकी पेशियां लग रही होती, और वो फिर हर मामले पर सियासत करते, हर मामला सियासी नज़र हो जाता। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ों में रेजिस्टेंस है, रुकावट है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स वफाक के इख्तियार में, जैसे KCR हो गया, आपने ग्रीन लाइन का जिक्र किया, K4 का मंसूबा हो गया, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पेस पर है। सही हो गया। अच्छा खान साहब, ये भी बताएगा, डिले हम देखते हैं बहुत ज़्यादा है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू नहीं होता। क्या ये तो नहीं है कि इलेक्शंस के करीब, इंतखाबात के करीब इन पर काम शुरू किया जाए ताकि वोट जो है वो हासिल किए जा सके? और देखें, एक चीज़ समझे कि हम सब, एक लेमैन, एक आम आदमी, मैं खुद MNA बनने से पहले ये समझता था, सोचता था कि शायद गवर्नमेंट के बस जेब में पैसे होते हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ ऐलान किया, बस पैसा निकाल के फ़ौरन जाके लगा दिया अगले दिन ही, और तीसरे दिन जो है वो प्रोजेक्ट खड़ा हो गया। देखिए, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, उन प्रोसीजर्स में वक्त लगता है बदकिस्मती से, और पाकिस्तान में तो ज़्यादा वक्त लगता है, ज़्यादा सुस्ती होती है चीज़ों में। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ KCR का बताऊं कि अभी तक जो जितना काम हो रहा था, वो सारा इसके जो इंक्रोचमेंट हुई थी, जो सारा इस पे कब्जा हुआ था, उसकी क्लियरेंस में लगा टाइम।
अब इसकी तकरीबन 1 माह के अंदर जो टेक्निकल फिजिबिलिटी थी वो तैयार होने वाली है, और असद उमर ने कल मीटिंग में इनको डायरेक्शन दी है कि आप अगस्त तक इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी तैयार कर लें। वंस इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी तैयार होती है देन इसकी मार्केटिंग की तरफ जाया जाएगा कि हम जो प्राइवेट पार्टीज हैं उनको कैसे अट्रैक्ट करें मार्केटिंग के जरिए, उनको कैसे इंगेज किया जाए ताकि इसको वंस ये फिजिबल हो। देखें एक चीज़ ये समझे और उसी के साथ इसके ये सारा जो लेआउट प्लान है कि कहाँ से ये इसमें एलिवेशन आएगी, कहाँ फ्लाईओवर्स आएंगे, कहाँ अंडरपासेस आएंगे, ये सब चीज़ें उसमें मौजूद होंगी। तो मैं ये अपनी पेस पर है, और जितने मेगा प्रोजेक्ट्स थे वफाक के पास, ये याद रखें ये 3 ईयर प्लान था, ये 3 साल के प्लान पर था। ये ऐसे नहीं है कि वज़ीर आज़म या असद उमर साहब ने ऐलान कर दिया और अगले ही महीने प्रोजेक्ट खड़ा हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आलमगीर खान साहब, ये बात कर लेते हैं, ज़िमनी इलेक्शन की वजह से बहुत तनकीद का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 18वीं तरमीम की बात तो हो रही है, लेकिन क्या अवाम को 18वीं तरमीम समझ आ रही है? वो सारा मलबा विफाक पर तो नहीं डाल रहे? इतना ज़्यादा मैंडेट मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आप बाई इलेक्शन में जीते थे, चलें आपका तो फिक्सिट की वजह से अपना भी वोट बैंक था, लेकिन गैर मकबूल नहीं होती जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर ख़ास तौर पर? देखिए ऐसा नहीं है। बाय इलेक्शन में अपने इलाके की अपनी एक साइंस होती है, इलाके में लोगों का अपना एक रुझान होता, कैंडिडेट की बड़ी अहमियत होती। तो ऐसा नहीं है। पिछले बाय इलेक्शन में पीटीआई जो है वो उधर खुर्रम एजेंसी से पीटीआई जीत गई थी, तो ये चीजें नहीं डिफाइन करती मकबूलियत को। अच्छा नहीं था आलमगीर खान साहब कराची का? जिन हालात में सॉरी कैंडिडेट अच्छा नहीं था, आप ये कह रहे हैं कराची में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़ा किया था? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो बाई इलेक्शन की साइंस होती वो तकरीबन डिफरेंट होती। मैं खुद बाई इलेक्शन से जीत के आया हूँ, मेरे बाद एक और कराची से NA 247 से बाई इलेक्शन के जरिए एक MA ने जीत के आए। तो ये चीजें नहीं डिफाइन करती मकबूलियत को। अभी रिसेंटली कोई 2-3 महीने पहले खुर्रम एजेंसी से हमारे कैंडिडेट जीत के आए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे कि गवर्नमेंट जो है वो यकीनन मुश्किल फैसले कर रही है। जो हालात है ये कोई आसान हालात नहीं, कोई नॉर्मल हालात नहीं जिसमें गवर्नमेंट फैसले कर रही है। ये डॉलर का ऊपर चले जाना जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती, तो ये इन हालात में गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स कर रही है इकोनॉमी को बचाने के लिए, तो वो यकीनन मुश्किल फैसले हैं, और वो अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, वो अगली नस्ल के लिए है। क्योंकि इमरान खान अगली नस्ल का सोचता है, इलेक्शंस का नहीं सोचता, और इसीलिए यकीनन कुछ कमी आई होगी मकबूलियत के ग्राफ में। लेकिन हमें पता है कि मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना, और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क ठीक डायरेक्शन में। खान साहब ये भी बताइएगा, हम बार बार बात करते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है कराची की वो बहुत ही ख़राब है, खटारा बसें हैं कि उनको देख के लगता है कभी भी खुल के बिखर जाएंगी। इसके ऊपर क्यों अब तक काम नहीं हो पा रहा? सूबाई हुकूमत हो चाहे फिर विफाक हो, एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगा देते हैं, लेकिन कोई भी मंसूबा अब तक हम देख रहे हैं कि नहीं आ रहा। और देखिए एक चीज़ समझें कि फिर से मैं कहूँ, ये तमाम मामलात सूबे के पास हैं। ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री बाकायदा वो सूबे के पास है। लेकिन अभी जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है वो फेडरल के पास है, जिसका शुरुआत में इनका एग्रीमेंट ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना होगा वो वफाक बनाएगा और ऑपरेशंस जो है वो सूबे के पास होंगे। ये पिछली गवर्नमेंट ने तय किया था, बट जब हमारी गवर्नमेंट आई, मैं वाजे करूं, जब हमारी गवर्नमेंट आई तो ये सारा मामला वफाक को दे दिया गया कि नहीं, ऑपरेशंस भी जो बस के जो टर्मिनल्स हैं, जो बस स्टैंड्स हैं, ये भी वफाक को दे दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। इसमें सिर्फ बस के लिए, चूंकि ये टेलर मेड बसेज होती,
इसका ऑर्डर कर दिया गया है। उम्मीद है कि इस अगस्त तक इंशाल्लाह वो बसेस आ जाएंगी और इस ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये फंक्शनल होगा। इसी के साथ सूबाई हुकूमत की जानिब से एक रेड लाइन बनाई जा रही यूनिवर्सिटी रोड पर कराची में। उन्होंने ऐलान किया है कि वो जुलाई से इस पर काम शुरू कर देंगे। और एक ऑरेंज लाइन है कराची में जो सूबे ने शुरू किया, बट अब वो शायद नहीं कर पा रहे, वो भी वो वफाक के हवाले कर रहे हैं कि आप इस पर काम करें। तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि जो जिम्मेदारी हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पेस पर उस पर काम किया जा रहा। हाँ, कोविड की वजह से कुछ उसमें कुछ डिलेज आए। मैं मिसाल दूं, हैदराबाद सक्कर मोटरवे था, चूंकि वो चाइनीज कंपनी ने इस पर काम करना था तो ये कोविड की वजह से उसमें ताखीर आई है। बिल्कुल ठीक है। आलमगीर खान साहब, ऑन अ लाइटर नोट आखिर में ये बता दीजिएगा कि बतौर फिक्सिट के बानी होने के कराची में काम करना मुश्किल था या बतौर MNA काम करना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है आपको? देखिए, चैलेंजेस आज भी वही है जो बतौर फिक्सिड बानी होते हैं। क्योंकि मैं पहले भी इसी सिंध हुकूमत से सवाल कर रहा था, लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूँ इनसे, तो वही चैलेंजेस हैं। ये ज़रूर है थोड़ा सा कि गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं इसको देखकर कई ना जो ये जो कई जगह ताख़ीर होती, कई जगह आप चाहते कि बहुत तेज़ पेस पर काम हो, आप ये चाहते, लेकिन गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स है वो आपको स्लो कर देते। तो ये ज़रूर है कि वो चीज़ें थोड़ा सा आपको जो है वो रगड़ देती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमरान खान की क़यादत में बड़ा मुतमईन हूँ कि मैं और उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ, एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है इंशाल्लाह। जी, आलमगीर खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और कराची के मसाइल के हवाले से उनका यही कहना था 18वीं तरमीम वाकई एक बहुत बड़ी जो है ना एक रुकावट है उसमें कि सूबों का जो किरदार है, अगर वहाँ पर महंगाई हो जाती है ना इशाल, तो लोग कहते हैं कि जी कि वज़ीर आज़म जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो सूबाई उस वक्त टॉपिक बन जाता है। खैर, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।